Good evening, dear students. So, today let us begin with a new paper and a new chapter altogether. Now, the paper that I shall be discussing today is the paper on political sociology, and the chapter that I will be discussing with you is the chapter on political participation, types, and nature. Okay. Now, political sociology is something with which you are not familiar. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक ऐसा पेपर है जिसके साथ आप लोग ज़्यादा परिचित नहीं हैं. तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? पहले इन वेरी शॉर्ट आई विल टेल यू दैट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑन सोसाइटी एंड वाइस वर्सा. मतलब सोसाइटी के ऊपर पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस क्या है और पॉलिटिक्स के ऊपर सोसाइटी का इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव क्या है. इस विषय पर जिस डिसिप्लिन बात करता है, जो डिसिप्लिन इस विषय पर रोशनी डालता है, उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, हाउ डू दे इम्पैक्ट ईच अदर, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस ईच अदर. पॉलिटिक्स कैसे सोसाइटी को प्रभावित करता है और सोसाइटी कैसे पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, यही है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी नाम की डिसिप्लिन का सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी. तो यहाँ पे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पेपर में मॉड्यूल 1 में एक चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. हम उसी के बारे में जानेंगे. कितने किस्म के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उस बारे में भी बात करेंगे. ओके. तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक ऐसा विषय है जिसके साथ आप लोग थोड़ा बहुत वाकिफ़ है, परिचित है. व्हाट इज़ मेंट बाय पार्टिसिपेशन? जब एक राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्र के पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं. तो किस तरह से वो हिस्सा ले सकते हैं? वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो सकते हैं. जब इलेक्शन यानी कि चुनाव आता है, तब वो चुनाव में खड़े होकर किसी एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि बनकर इलेक्शन में लड़ सकते हैं, या फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना रहकर भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे हम और आप करते हैं. कैसे? इलेक्शन के वक्त हम लोग जाते हैं अपना वोट डालने, किसी भी राजनीतिक दल या उनके प्रार्थी के लिए वोट डालते हैं, उस प्रार्थी को जितवाते हैं और फिर सरकार का फॉर्मेशन होता है. तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो होता है, उसमें नागरिकों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो आप देखिएगा कि इस विश्व में जितने भी राष्ट्र लिबरल डेमोक्रेसीज़ है, यानी कि जहाँ पर लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी साथ साथ चलता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, हमारे इंडिया, तो इन सब देश में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की काफ़ी महत्व होता है, वो बहुत ही अहम होता है. कहा जाता है डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी. मतलब जिस डेमोक्रेसी में सिटीजन्स यानी नागरिक वेल इन्फॉर्म्ड होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी होता है, जिस नागरिक के पास अवेयरनेस अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जागरूकता होती है, वही डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल यानी कि एक कामयाब लोकतंत्र कहा जाता है. तो जिस जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. वहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी के नाम पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी अपना डिक्टेटरशिप चलाता है, उसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. तो वहाँ पे नागरिक लोगों को
जानबूझकर इन्फॉर्म्ड नहीं रखा जाता है, उनको सब किस्म के इंफॉर्मेशन नहीं दिए जाते हैं और सरकार और जो पार्टी सरकार चलाती है यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, वो ये चाहती ही नहीं है कि उस देश की सिटीजन्स अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे देश जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे नागरिकों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन जो राष्ट्र लिबरल होता है, डेमोक्रेटिक होता है, वहाँ पे नागरिकों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण घटना होती है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब एक राष्ट्र की पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करना। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि अगर आप चाहते हैं तो एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट बनकर, प्रार्थी बनकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो इनएक्टिव रहकर भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं। वो कैसे? आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टीवी चैनल्स में मीडिया की बात सुनेंगे, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जागरूक रहेंगे और अपने कंपेनियंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स लोगों के साथ आप पॉलिटिकल इश्यूज़ और मैटर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। कोई भी एक विषय पर जब आप अपने कंपेनियंस के साथ यानी दोस्त या रिलेटिव्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो जैसे हाल ही में अभी इंडिया की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ हो रहा है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये है कि हमारा सरकार यानी गवर्नमेंट कोविड-19 नाम की इस पैंडेमिक को रोकने के लिए कितना कामयाब हुआ है। तो एक पैंडेमिक को रोकने के लिए सरकार ने किस तरह का कदम उठाया है? क्या वो नागरिकों के हित के लिए सही था या फिर नागरिक स्वार्थ के लिए वो गलत साबित हुआ है? इस बारे में हम सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी चैनल्स फॉलो कर रहे हैं, मीडिया पर्सन्स की बात सुन रहे हैं, एक्सपर्ट कमेंट सुन रहे हैं और फिर जाके अपने आसपास के लोगों के साथ इस पर डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार ने जो भी कदम उठाया है वो उठाना ज़रूरी था, लॉकडाउन करना ज़रूरी था, साथ में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मेडिकल परिसेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने भी कदम उठाए हैं वो सब बहुत अच्छा है। तो फिर कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं नहीं, सरकार की ये सब पॉलिसीज़ गलत थे, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सरकार ने जो पॉलिसी बनाया वो गलत था। माइग्रेंट वर्कर्स, उनको सबसे पहले उनके अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य में पहुंचा देना था, उसके बाद लॉकडाउन करना था ताकि इन लोगों को परेशानी झेलना नहीं पड़ता। मतलब बहुत सारे किस्म के व्यूज़, ओपिनियंस हम सब दे रहे हैं। तो जब हम ओपिनियंस दे रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम असल में पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने देश की पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और जब इलेक्शन आता है तब हम जाके अपना वोट डालते हैं, सरकार बनाने में मदद करते हैं। तो ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को एक नोट मेल करके भेजा था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर। तो वहाँ पर मैंने पहले 2 पैराग्राफ्स में, जो आप लोगों की नोट की इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स है, उसमें विस्तारित रूप से आप लोगों को बताया है कि
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होती है। और अभी अभी मैंने अपने लेक्चर में एग्जाम्पल्स के मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन असल में क्या होती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब एक पॉलिटिक्स या फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम में नागरिक कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स दी है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आर, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के कुछ कॉमन फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 वोटिंग। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिक वोट डाल के अपनी पसंदीदा सरकार को पावर में लाता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहती है कि वही पावर में रहे, वही सरकार बनाए, उस पार्टी के पक्ष में वो वोट डालती है और सरकार बनाने में मदद करती है। तो वोटिंग एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। उसके बाद देखिए प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? Whether or not it is a constitutional right as it is in the US, public protests are another important form of political participation because you are making your opinions known in a very obvious way with the hope that your actions will influence or initiate change in a particular area of politics. तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार, यानी कि एक सरकार के कामकाजों के खिलाफ अपना आवाज़ उठाने का अधिकार, ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने इस अधिकार को मान्यता दी है। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब एक काले चमड़े की आदमी, एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, उसको अमेरिकी वाइट पुलिस ने कितनी बेरहमी के साथ मार दिया। और अमेरिका में ये एक लंबा इतिहास है जहाँ पे देखा जाता है कि ब्लैक यानी अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ वाइट अमेरिकन्स जो है वो बहुत जुल्म करते हैं, उन पर काफ़ी टॉर्चर करते हैं। ये सदियों पुराना एक इतिहास है। तो जैसे ही जॉर्ज फ्लॉयड को बेरहमी के साथ एक वाइट पुलिस ऑफिसर ने मार दिया, तो पूरे अमेरिका भर में अमेरिकी नागरिक रास्ते पर, सड़क पर उतर आए प्रतिवाद करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। किसके खिलाफ? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रेसिस्ट पॉलिसी के खिलाफ। तो ट्रंप हमेशा एक रेसिस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देता है। उनका पॉलिसी क्या है? ब्लैक्स और कलर्ड पीपल के खिलाफ वाइट पीपल को बहुत ज़्यादा सुप्रीम बताना, ब्लैक पीपल को नीचा दिखाना और वाइट पीपल को सुपीरियर बोलना और प्रचार करना। तो ट्रंप की इस नीति के खिलाफ और ख़ास करके जिस पुलिस ऑफिसर ने बेरहमी के साथ जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया, ऐसे कई सफ़ेद चमड़े की अमेरिकन्स के खिलाफ जो ब्लैक्स के लिए दिल में नफ़रत रखते हैं, ऐसे अमेरिकन्स के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप में भी ये प्रतिवाद, ये प्रोटेस्ट फैल गया। तो प्रोटेस्ट एक किस्म का पार्टिसिपेशन माना जाता है, जहाँ पर नागरिक अपने सरकार की कोई पॉलिसी के खिलाफ प्रतिवाद करता है। तो ये प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार, ये नॉन डेमोक्रेटिक देशों में भी देखा जाता है। जैसे हाल ही में आप लोगों ने चाइना में देखा क्या हुआ। हांगकांग के लिए मेनलैंड चाइना की सरकार ने, यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि चाइना का लेजिस्लेचर है, उसने एक बिल और एक लॉ पास किया जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ को हांगकांग के लिए लागू कर दिया मेनलैंड चाइना की गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से क्या हुआ,
हांगकांग की जो एक ऑटोनॉमी थी, उसका एक इंडिपेंडेंस था, एक आज़ादी था जिसके साथ वो अपना राज्य को परिचालन करता था, वो ऑटोनॉमी पूरी तरह से बिखर गई, ख़त्म हो गई, मिट गई। तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ के मुताबिक मेनलैंड चाइना की गवर्नमेंट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा परिचालित गवर्नमेंट किसी भी तरह की सबवर्शन या सेसेशन या फॉरेन इंटरफेरेंस हांगकांग में टॉलरेट नहीं करेंगी। तो हांगकांग में अगर कोई सबवर्शन होता है, यानी कि अगर कोई ऐसा काम होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा परिचालित सरकार के खिलाफ जाता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी परिचालित सरकार ऐसे एक्ट को मिटा देंगे और जो लोग ऐसे सबवर्सिव एक्ट्स में एंगेज्ड है उनको सज़ा दिलवाएंगे। फिर सेसेशन का क्या मतलब? अगर कभी भी हांगकांग की नागरिक चाहेगा कि वो मेनलैंड चाइना से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र राष्ट्र बनाए, तो उस कोशिश को भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा परिचालित सरकार पूरी तरह से मिटा देगी और जो भी व्यक्तियाँ ऐसे सेसेशनिस्ट कामकाज में एंगेज्ड होगा उनको सज़ा दिलवाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी विदेशी राष्ट्र हांगकांग की इन सब एक्टिविटीज़ में हांगकांग को मदद करना चाहेगा, तब भी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा परिचालित गवर्नमेंट उस देश के खिलाफ, उस देश की नागरिक के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती है। तो जैसे ही चाइना ने ये ड्रैकोनियन एक्ट पास किया, ऐसा भयानक एक एक्ट पास किया, हांगकांग के ऊपर थोप दिया, तब हांगकांग की तमाम नागरिक सड़क पर आ गए चाइनीज़ गवर्नमेंट की इस कदम के खिलाफ आवाज़ उठाने। तो प्रोटेस्ट जो है वो एक ऐसा किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है जो सिर्फ ना ही आपको डेमोक्रेसीज़ में दिखाई देगा, बल्कि जो सब स्टेट्स नॉन डेमोक्रेटिक है वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो आपने स्प्रिंग रेवोल्यूशन के बारे में सुना है, मतलब जितने भी अरब राष्ट्र थे, खास करके इजिप्ट में ये शुरू हुआ। तो इन सब देशों में, इजिप्ट में और मिडिल ईस्ट की अरब देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के डिक्टेटोरियल रूलर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आम जनता ने एक रेवोल्यूशन, इनकलाब शुरू किया था जिसका नाम था स्प्रिंग रेवोल्यूशन, जो इजिप्ट में शुरू हुआ था और धीरे धीरे दूसरे राष्ट्र में भी फैलने लगा। तो जो सब राष्ट्र डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ पर भी प्रोटेस्ट के ज़रिए लोग पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए पब्लिक कंसल्टेशंस, ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। तो पब्लिक कंसल्टेशंस क्या होती है? लाइक वोटिंग, पब्लिक कंसल्टेशंस offer ordinary citizens the chance to get together in a group with a politician or an elected official in order to make their opinions and feelings known. तो कुछ कुछ देशों में ऐसा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर या फिर एक पॉलिटिशियन या फिर एक स्टेट्समैन वो नागरिकों को किसी बड़े से हॉल में या असेंबली हाउस में बुलाते हैं और नागरिकों का राय लेते हैं कि सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाया है, ये जो पॉलिसी अपनाया है, उसके बारे में आम जनता की राय क्या है। तो ऐसे पब्लिक कंसल्टेशन में जो भी कॉमन पीपल हिस्सा लेते हैं वो असल में अपने देश की पॉलिटिकल सिस्टम में ही पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो पब्लिक कंसल्टेशन भी वन ऑफ द वेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उसके बाद देखिए जूरी ड्यूटी वो क्या है? ऑल्दो मोस्ट पीपल शडर at the thought of having to attend jury duty, it is an important type of political participation because
It ensures that people who are charged with a crime are judged by people like them rather than allowing the outcome to depend entirely on a single person such as a judge. तो ये कुछ कुछ देशों में देखा जाता है। ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पे एक क्रिमिनल या एक अपराधी व्यक्ति का जब विचार चल रहा है तो जज तो बैठे हैं उसका विचार करने के लिए, लेकिन जज के साथ साथ आम नागरिक जो इस क्रिमिनल कारतूत के वजह से अफेक्टेड हुए हैं, इस अपराधी की कारनामों की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, ऐसे लोगों को भी जज के साथ कोर्ट में पेश किया जाता है जो इस क्रिमिनल की अपराधी की कामकाजों पर विचार करेंगी। तो जब कॉमन पीपल ऐसे कामकाज में पार्टिसिपेट करते हैं, एक क्रिमिनल व्यक्ति की जब विचार चल रहा है तो उसमें शामिल होकर अपना राय देते हैं, तो ये भी एक किस्म के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन माना जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कुछ और चीज़ें भी शामिल हो चुका है। वक्त के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का ये जो परिधि ये बढ़ता रहता है और आज के मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी में कुछ और एक्टिविटीज़ भी जुड़ गए हैं जिसको आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं, जैसे साइनिंग अ पिटीशन। तो मान लीजिए सरकार ने एक लॉ इनैक्ट किया है, एक कानून पास किया है और आम नागरिक उस कानून के ऊपर अपना राय देने के लिए पिटीशन में सिग्नेचर कर रहे हैं। तो ये पिटीशन कोई भी बना सकता है। अच्छा रहेगा अगर कोई लॉयर एक पिटीशन बनाए जिसमें वो लिख रहा है कि सरकार द्वारा लिए गए ये कदम, सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून के कुछ ऐसे पहलू है जो नागरिक स्वार्थ के खिलाफ है, हम इसको समर्थन नहीं करते। तो ऐसा एक पिटीशन बनाकर जब आम जनता में बांट दिया जाता है तो जो कोई भी इस पार्टीशन के पक्ष में या फिर विपक्ष में सिग्नेचर करके अपना राय देते हैं कि सरकार की ये पॉलिसी हमारे स्वार्थ के खिलाफ है या फिर सरकार की ये पॉलिसी हमारे स्वार्थ के लिए ही है, तब भी इस पिटीशन पर सिग्नेचर करने के ज़रिए भी लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर देखिए राइटिंग अ लेटर टू अ पब्लिक ऑफिशियल। तो ये बहुत किस्म के हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके इलाके में बहुत दिनों से काफ़ी जंजाल, काफ़ी कचरा जमा हो रहा है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई भी उस कचरा को साफ़ करने नहीं आ रहा है। नतीजा है ये कि वहाँ पे मच्छर हो रहे हैं और डेंगू मलेरिया के सीज़न में ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आपने क्या किया, एक जागरूक और बेदार नागरिक होने के नाते एक लेटर लिखा और इस लेटर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक ऑफिशियल के पास भेज दिया। हो सकता है आपने सीधा मेयर को ही चिट्ठी लिखा या फिर कोई दूसरा सदस्य, मेयर इन काउंसिल में और भी लोग रहते हैं, उनमें से किसी को आपने लेटर लिख के दिया। तो ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो सकता है। और भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है जहाँ पे आप एक पब्लिक ऑफिशियल को लेटर लिख के पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में सुना ही होगा, PIL। इसका क्या मतलब है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। माना जाता है कि हमारा देश है गरीब इंसानों का देश, तो यहाँ पे हर किसी आम इंसान के पास उतना पैसा नहीं कि वो अपने हक के लिए कोर्ट में लड़ाई करने के लिए कीमती लॉयर हायर कर सके, कीमती वकील की मदद ले सके, वकील का फीस दे सके और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत में केस लड़ने के लिए दिनों तक अपना काम काज छोड़कर वहाँ पड़े रहे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना ही पैसा है और ना ही वक्त है कि वो जाके कोई केस लड़े, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है?
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मदद से अपना जो कंप्लेन है वो एक अदालत में एक जज के सामने पेश कर सकते हैं। कैसे? एक घटना आपको बताते हैं। एक बच्चा, उसका नाम था राजा, वो बस्ती में अपने माँ के साथ झोपड़पट्टी में रहता था। उसकी माँ उसको किसी पड़ोसी की घर में रखकर हर रोज़ काम पे जाया करती थी और फिर शाम को जब लौट आती थी तो बच्चे को वहाँ से लेकर घर लेकर आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, राजा की अम्मी जब काम करने गई तब राजा जिस पड़ोसी के घर में खेल रहा था वहाँ से निकलकर रास्ते में चले आए और कुछ एंटी सोशल लोगों ने राजा को वहाँ से उठाकर लेकर चले गए। तो जब राजा की अम्मी काम से लौटी और उसने देखा कि उसका बच्चा कहीं पर भी नहीं मिल रहा है और कोई बोल भी नहीं पा रहा है कि राजा के साथ हुआ क्या है, तो वो बहुत जगह ढूंढने लगे अपने राजा को। फिर उन्हीं की मोहल्ला की एक व्यक्ति ने कहा कि कुछ अपरिचित व्यक्तियों ने राजा को अगवा करके अपने गाड़ी में लेकर कहीं चला गया। तो वो औरत थाना में गई, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की कि मेरे बच्चा को किसी ने उठाकर लेकर गया। लेकिन जैसा होता है, गरीब औरत किसी की घर में नौकरानी की काम करती है, तो पुलिस ने उसकी कुछ भी नहीं सुनी, एफआईआर भी दर्ज नहीं की और जनरल डायरी भी नहीं ली। तब वो औरत फिर से इधर उधर दौड़ने लगी कि मेरे बच्चे चला गया है और कोई मुझे उसको वापस लौटा दे। फिर अचानक राजा की अम्मी को दिखाई दिया कि राजा कुछ लोगों के गिरफ्त में है। उसको किसी भी तरह पता चला, एक जानकारी मिला कि राजा को कुछ लोगों ने अगवा करके ले गया और एक जगह एक पता भी दिया गया जहाँ पर राजा अभी है। तो राजा की अम्मी जब वहाँ पर कुछ लोगों को लेकर गई, तब जिन लोगों ने राजा को अगवा किया था उन सब ने राजा की माँ को बोलने लगे कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि राजा तुम्हारा ही बेटा है, हम क्यों तुम्हें इसको दे दें। तो मतलब वो सब लोग राजा को असल में बेच देने के लिए इल्लीगल ट्रैफिकिंग के मकसद से छीन कर ले गए थे। तो राजा की अम्मी के पास तो उतना पैसा नहीं था जिससे वो कोर्ट जा सके, कंप्लेन दर्ज कर सके। तो क्या हुआ, एक भले इंसान ने राजा की अम्मी की प्रतिनिधि बनकर उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती को ये पूरी घटना हूबहू जैसे ये घटा वैसा लिखकर एक चिट्ठी दिया और पी.एन. भगवती ने इस चिट्ठी को ही केस के हिसाब से मान लिया कि यही मेरे पास जो चिट्ठी आए है यही एक फॉर्मल केस लेटर है, इसी के आधार पर मैं केस लड़ूंगा। तो जब एक मामूली सा लेटर एक जज के पास पहुंच जाता है और जज उस लेटर के आधार पर ही किसी केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस लेटर को कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब इसके लिए आपको कोई लॉयर की मदद नहीं लेनी पड़ती है, किसी को कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप सीधा सीधा चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखिए, मेल करके भेजिए, या फिर अगर आपको मेल करना नहीं आता तो चीफ जस्टिस के जो सेक्रेटरी है उन तक पहुंचा दीजिए और आपकी चिट्ठी ही बन जाएगी उस केस की बुनियाद। तो इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जब आम नागरिक ऐसे लेटर लिख के किसी ऑफिशियल जैसे कोई जज या कोई चीफ जस्टिस के पास पहुंचा देता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए, तब भी वो असल में पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस घटना में, राजा की घटना में, जिस व्यक्ति ने राजा की अम्मी की प्रतिनिधि बनकर वो चिट्ठी लिखा और जस्टिस पी.एन. भगवती तक ये पहुंचाया, तो उन्होंने असल में देश की पॉलिटिकल सिस्टम में ही पार्टिसिपेट कर रहे थे।